will do chapter 5 the fundamental unit of life class 9 साइंस। तो बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या है जो फंडामेंटल है लाइफ के लिए, जो ज़रूरी है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रॉबर्ट हुक। ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, जिसको स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम मानते हैं। ठीक है, अगर सेल ही नहीं होगा तो बॉडी नहीं होगी। बॉडी भी तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है ना। अगर देखो लाइफ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, एयर, वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि आउटर थिंग्स हैं। लाइफ कब पॉसिबल है, जब कोई बॉडी होगी तभी तो वो उन चीज़ों का यूज़ कर पाएगी, है ना। लेकिन अगर बॉडी ही नहीं होगी तो इन बाकी चीज़ों का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि लाइफ तो पॉसिबल होएगी नहीं। तो फंडामेंटल लाइफ के लिए, बॉडी के लिए सबसे छोटी जो यूनिट है ना, सेल, जिसको मिला के एक बिगर बॉडी बनती है, वो होती है फंडामेंटल, सबसे ज़्यादा नेसेसरी। वो क्या है? सेल। जो किसने डिस्कवरी करी? रॉबर्ट हुक ने। कैसे करी भाई? इन्होंने एक तो बनाया खुद से एक माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात तो ये खुद बनाया, और खुद ही इन्होंने सेल की यूनिट जो है उन्होंने डिस्कवरी करी कि ये एक चीज़ है जिसे भाई हम सेल कह सकते हैं। अब वो किस चीज़ में से उन्होंने ऑब्जर्व करा? माइक्रोस्कोप तो बना दिया उसने। तो उसने एक ये होता है सब्सटेंस, उसे बोलते हैं कोर्क, जो कि कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की खाल होती है ना, उसको उसने लिया, माइक्रोस्कोप पे रखा, और देखो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, एक छोटी यूनिट है जो उस बार्क की, उसको इसने डिस्कवर करा और उसको उसने नाम दे दिया कि ये एक सेल है। और ये किस ईयर में हो रहा था सब कुछ? ये हुआ था 1665 में। अच्छा, ये ना अभी तक 1665 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि कोई भी एक जो चीज़ है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है। पहले अगर मान लो एक बॉक्स भी है तो वो छोटे छोटे कुछ वो होंगे उसके पार्टिकल्स, उससे मिलके वो बना है। और एक बॉडी है तो वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं जिनको मिलके बना है। मतलब हम देखने लग गए कि हर चीज़ के लिए ना एक स्मॉल यूनिट है जो बहुत सारी होके एक बिग यूनिट बनाती है। ठीक है, समझ गए? उस सेल है, इसके बारे में हम जब भी स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं? बायोलॉजी। उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो आपको ये डिवाइस दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अब यूज़ होता है। इसमें बात आती है ऑनियन पील की, ऑनियन के छिलके की, और उसकी स्किन की। जब भी उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, जिसे प्याज की झिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में। तो जब उसको ऐसे देखते हैं ना, तो इसकी छोटी छोटे पार्ट दिखते हैं। जैसे बॉडी सेल्स से बनी है, ऐसे इसकी भी सेपरेट यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स हमें दिखती है माइक्रोस्कोप से देखने पे। अब इसके क्या पार्ट्स है भाई? ये देखो, ये छोटी छोटी जो डॉट्स दिख रही है ना, ये देखो, ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बाकी के ये जितने भी देखो अलग अलग ये बने हुए पार्ट्स से, ये है ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर सा अलग सा बॉक्स सा बना हुआ है, ये जितने भी बॉक्सेस है, ये स्मॉल यूनिट्स है ना, ये है सेल। और सेल के बीच में ये जो डॉट्स दिख रही है तुम्हें, वो है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने माइक्रोस्कोप दिखाया ना, ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आज के टाइम में यूज होता है। मगर जो रॉबर्ट हुक जी ने बनाया था, ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, जो पहले के टाइम में यूज होता था उसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, फिर टाइम के साथ डेवलपमेंट होती गई और अब इस टाइप के माइक्रोस्कोप यूज होते हैं। तो एक ना बंदा था 1674 में, क्या नाम था उसका? ल्यू वैन हॉक नाम का एक बंदा था, जिसने ना एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उससे इसने क्या किया? उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, पता है किसके अंदर? पॉन्ड में जो वाटर होता है ना, पॉन्ड वाटर के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व करा इस वाले माइक्रोस्कोप से, कि इसके अंदर भी ना भाई लिविंग सेल्स होते। अच्छा, अभी हमने जो वो देखी है ये ऑनियन पील, इसके अंदर ये जो सेल्स है, ये तो हमें पता है रॉबर्ट हुक जी ने भाई डिस्कवरी करी थी इसकी। लेकिन जो ये न्यूक्लियस की बात हुई है, ये न्यूक्लियस है, ये किसने डिस्कवर करा? ये भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट हुक जी ने तो करा नहीं है। तो न्यूक्लियस जब भी बात आएगी, किसने डिस्कवर करा? ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा। किसने? ब्राउन है, ये भूरा ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा, सेल डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुक ने, कंफ्यूज मत होना। और ये जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है वो किसने बनाया? ल्यू वैन हॉक ने। ठीक है, पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स इसने डिस्कवर करे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बंदा था जो पॉन्ड के वाटर में भी लिविंग सेल्स ढूंढ रहा था, और उसको मिल गए अपने माइक्रोस्कोप से।
फिर अच्छा, ये जो न्यूक्लियस डिस्कवरी हुई वो कौन से ईयर में हुई? वो होती है भाई 1831 में। अच्छा, और ना जब सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर ये देखो गीला गीला जो पार्ट है ना, देख प्याज की बिजली देखते हो, लिक्विड लिक्विड हाथ लगाओगे देखो रस्सा निकलेगा, जूस सा। वो जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसको भी कोई एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। अब ये नाम देने वाले कौन थे भाई? ये परकिंजी। इसने 1839 में ये नाम दिया। जो दो बायोलॉजिस्ट थे, टू बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था, एक का तो नाम था भाई, ये देखो अजीब सा नाम है, स्लेडियन 1838 में, और एक था श्वान 1839 में। इन दोनों ने क्या प्रेजेंट करी? सेल थ्योरी। सेल के ऊपर पूरी इन्होंने थ्योरी बना दी, पूरी स्टडी कर ली, और क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई कोई प्लांट हो या फिर वो कोई भी एनिमल हो, ये सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से, मेड अप ऑफ सेल से। और सेल ही क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिस पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो इन्होंने दी थी ना, फर्दर किसने एक्सपेंड करा? विर्चॉ, एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था विर्चॉ। 1855 में सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड इन्होंने कर दिया। और इन्होंने क्या बोला भाई, ये जो तुम भाई सेल की बात कर रहे हो ना, ये भी तो किसी चीज़ से मिलके बने होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना तुमने चलो सेल बता कर लिए, कोई भी चीज़ सेल से बनी है, ये कैसे, ये कहाँ से बन रहे हैं? तो ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो भी सेल ये तुमने डिस्कवर करे हैं ना, वो भी इससे पहले कुछ सेल्स होंगे, उनसे मिलकर ये बन रहे हैं। जैसे कोई भी ह्यूमन है, एक नया ह्यूमन एक किसी पहले एग्जिस्टिंग ह्यूमन से तो बना है ना, ऐसे जो भी हम सेल इन्होंने डिस्कवर करे, वो सेल भी किससे बने हैं? किसी सेल से ही मिलकर बने हैं। ये इसने और एक अपनी थ्योरी एक्सपेंड कर दी, ये जो सेल थ्योरी थी। अब 1914 में ना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होती है। कौन सा माइक्रोस्कोप आता है मार्केट में भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सेल है ना, उसकी और भी ज़्यादा डिटेल में उसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी इनको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ताकि ये पॉसिबल हो जाए कि जो सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो मैग्नीफाइंग लेंस की इन्वेंशन से ही क्या स्टार्ट हुआ? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है, जिसको हम छोटी छोटी यूनिट्स को देख सकते हैं। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल स्मॉल यूनिट ऑब्जर्व कर पाते हैं मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से। अगर इसी की इन्वेंशन ना हुई होती तो हम माइक्रोस्कोप वर्ल्ड को माइक्रोस्कोपी के नज़रिए से छोटी छोटी यूनिट्स कैसे डिस्कवर कर पाते। तो हम बात करते हैं कि ना, जैसे कि कोई तो एक ना बहुत सारी चीज़ होती है भाई इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ होते हैं ना जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, वो तो मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने हैं ना, है ना। और कुछ ऐसी सब्सटेंसेस, कुछ थिंग्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल, ठीक है। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई? जिसमें बस एक ही सेल की ज़रूरत होती है, जैसे कि अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बनते हैं। और इनको और हम क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। जिसमें बहुत सारे होंगे वो मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर ह्यूमंस सिर्फ नहीं होते, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब जब मल्टीपल सेल्स हैं, एक सेल है तो एक ही सेल ही सारा काम कर रहा होगा इनके लिए, है ना। अब मल्टीपल सेल्स है तो वो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स के फंक्शन अलग अलग होंगे। जैसे ह्यूमन की बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, किसी सेल का फंक्शन अलग है, किसी सेल का फंक्शन अलग है, ठीक है। मल्टीपल सेल भी किसी एक सिंगल सेल से बनेंगे, एक सेल होना जरूरी है जिससे बहुत सारे सेल्स बने। अब हमें ये चीज़ पता है, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी है। तो ह्यूमन बॉडी में ना कुछ ये वाले अलग अलग सेल्स हैं जिनका मैं आपको नाम अच्छे से बताती हूँ। ये होता है भाई नर्व सेल, ये जो बड़ा सा बना हुआ है इसे बोलते हैं नर्व सेल। ये है फैट सेल,
ये है स्पर्म। इन सबके अलग अलग काम है। ये बोन सेल, ये ओवम, ये ब्लड सेल्स, ठीक है। हर एक ब्लड भी तो छोटे छोटे सेल्स से बना है। ये ब्लड सेल्स है। ये नर्व्स है जो हमारी बॉडी में, उसका सेल है जिससे बहुत से नर्व्स बनती है। ये बोन सेल है जिनको बहुत मिला के एक बोन बनती है। ये स्पर्म है जिससे बर्थ हो पाता है। ये ओवम है। ये फैट सेल है जिससे फैट होता है बॉडी में। एक छोटा सा सेल है उसका, ये बहुत सारे सेल्स मिलके फैट बनाते हैं। ये मसल सेल है। देखो मसल्स में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिससे मसल एक पूरा प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सेल्स हो गए किसके, ह्यूमन बॉडी के। अच्छा, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना। स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म, सिंपल। जिस टाइप का उनका काम है उसी तरीके की, उसी से रिलेटेबल उनकी शेप है, दे परफॉर्म। अब बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा हमें पता है यूनिसेल्यूलर है, यानी कि एक ही सेल से मिलके बना है, ठीक है। अब ये भाई एक ही सेल है, इसमें मतलब सारे काम परफॉर्म ये एक ही सेल कर रहा होगा। अब इसकी एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसका, वो क्या है, अमीबा ना शेप चेंज करता रहता है, चेंजिंग शेप्स, ठीक है। एक शेप में कभी नहीं रहता, बार बार शेप चेंज करता रहता है। जैसे इसके फूड, ये बाहर फूड है, फूड इसको ऑब्टेन करना है तो ये ना यहाँ से इसको घेर लेगा, पूरा कवर कर लेगा और इसको अंदर ले लेगा। जो भी वेस्ट होगा फिर उसको सरफेस पे ले आएगा, थ्रू आउट कर देगा। तो शेप चेंज किए बिना क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। एक तो ये बेचारे के पास एक ही सेल है, बहुत सारे तो है नहीं जो अलग अलग काम कर ले, तो उसके लिए इसको क्या करनी पड़ती है, शेप चेंज। अब ये सिर्फ अमीबा है और ऐसे कुछ सेल्स है जो शेप चेंज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनकी एक फिक्स शेप होती है। जैसे ये टिपिकली यही शेप का मिलेगा नर्व सेल, टिपिकल शेप यानी कि फिक्स्ड शेप। ये बार बार अपनी ना शेप चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो काम है ये वही परफॉर्म करेगा, उसी से हिसाब से इसकी शेप है। मैंने बताया भी था ना, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब इसमें एक ही सेल है, बहुत सारे फंक्शन इसको परफॉर्म करे, इसलिए वो शेप चेंज करता रहता है, बस इतना समझ लो। बाकी नर्व सेल वगैरह हो गए, इनकी टिपिकल एक फिक्स शेप होती है। सेल की भी जो डिटेल में देखें ना, सेल के भी जो कंपोनेंट्स है छोटे छोटे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जो कि इसके फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब भाई ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये काम क्या करते हैं, ये कभी कभी नए मटेरियल की ज़रूरत होती है सेल में, ये उसको बनाते हैं, ठीक है। अब नए मटेरियल बना रहे हैं भाई सेल के अंदर, और क्या करते हैं, ये जो वेस्ट होता है ना उसको क्लियर करते हैं, क्लियर अप वेस्ट, एक ये काम कर लेते हैं ये। और क्या कर लेते हैं, बस और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो एक सेल को बनाए रखता है, वो वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नया कुछ चाहिए वो बना दिया, कुछ रिपेयर करना है वो कर दिया, कुछ वेस्ट है उसको क्लियर कर। सेल के जितने भी फंक्शन है ना वो किसकी वजह से हो पाते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स की वजह से, ठीक है। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो डायग्राम से समझोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग इसके ऑर्गेनेल्स है जिसके काम है अलग अलग टाइप के। हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि वो क्या होती है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ये भी भाई एक सेल का ही पार्ट है, यानी कि उसका ओरिजिनल है एक। लेकिन क्या होता है, क्या इसका काम होता है वो जानते हैं। ये देखो पहले तो सेल मेम्ब्रेन है क्या, ये जो आउटर लेयर होती है ना किसी भी सेल की, ये देखो ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी देखो, ये जो आउटर लेयर है ना उसको ऐसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस लेयर के अंदर ये जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, ये है प्लाज्मा, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल की जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है भाई, ये सेल को कवर करती है। अब ये सेल की बाउंड्री सी एक बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसकी क्या, इससे क्या हेल्प होती है, अगर बाउंड्री नहीं होगी तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है और सेल में क्या ही फ़र्क रह जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट रहे, डिफ्रेंशिएशन रहे, इसमें अलग अलग रहे, ये मिक्स ना हो बाहर के इन्वायरमेंट में, उसको किसकी हेल्प से हो पाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब जब यहाँ पर सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है या बाहर जानी है तो सबसे पहले उसको कहाँ से जाना होगा, सेल मेम्ब्रेन से, जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका मेन पार्ट
अब बाउंड्री नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो किसी कोई भी सेल के अंदर कोई भी मटेरियल घुस सकता है, उस सेल को ख़राब कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, डिसीजेज हो सकती है बहुत सारी। तो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है ये। और एक सेल में अगर कोई मटेरियल है तो वो दूसरे सेल में मूव कब करेगा, कैसे करेगा या नहीं करेगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही होता है। वो अलाउ करेगी तो वो उसके एग्जिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इससे दूसरे सेल में भी वो ईजिली नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका ये नाम है। अच्छा, एक सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल जाते हैं तो हमें पता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है ना, जो एक सेल के अंदर मूव करती है, मूवमेंट करती है, वो किस प्रोसेस की हेल्प से करती है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। कई बार सेल में जहाँ पे बहुत सारे ये CO2 जहाँ पे बहुत सारा है इकट्ठा, CO2 और ऑक्सीजन एक सेल में एक जगह पे, उसे बोलेंगे एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे बहुत सारा और ये है ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जहाँ पे कम होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये वहाँ पे चला जाता है ना, तभी तो एक सेल ठीक से काम कर पाएगा। तो ये जो मूवमेंट होती है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो पाती है, डिफ्यूजन की हेल्प से। यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, CO2, वो सेल के अंदर ना हाई होती है, सेल के अंदर CO2 की मात्रा कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट में कोई सेल है वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में वो CO2 कम होगी, लेकिन सेल के अंदर वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, कई बार ना ऐसा हो जाता है कि कोई भी ना सब्सटेंस या मटेरियल जब ज़्यादा हो जाता है ना, जो सेल में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उसको बाहर भी तो भेजना ज़रूरी है ना, जो कि वेस्ट मान लेते हैं हम उसको, तो वो उसको बोलते हैं सेल्यूलर वेस्ट। अच्छा, ये जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है ना, ये वाटर के अंदर भी होता है। वाटर ऑल्सो ओबे लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर के अंदर भी जब गैसेस की, जब लिविंग सेल्स उसने बंदे ने एक ने डिस्कवर करे थे ना कि पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स होते हैं, तो हर चीज़ में सेल्स है, तो वाटर में भी जब किसी गैस की ज़रूरत पड़ती होगी उसके सेल्स को, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब ये वाटर में होता है ना ये वाला प्रोसेस, कि भाई जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू मूवमेंट हो रही है ये तो हमें पता ही है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जब प्रोसेस हो रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। लोगों को पता नहीं होता भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे होंगे, जो कि किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये देखो डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखो कोई भी मूवमेंट करनी है, देखो पहले इधर है कम मॉलिक्यूल्स, है ना, और इस वाली साइड पर है, राइट साइड पे ज़्यादा मॉलिक्यूल। जहाँ ज़्यादा है वो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, जहाँ कम है उसे लो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। और ये जो इसके बीच में है ना बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इससे इसको इधर आना है या इससे इसको इधर आना है तो किसको क्रॉस करना पड़ेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। और मैंने बताया था ना इसी का काम है एंट्री एग्जिट। अगर ये अलाउ करेगी तो ये चीज़ यहाँ आ सकती है और जा सकती है, ये नहीं करेगी तो ये चीज़ यहाँ पे से एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो वाटर के अंदर जब ये बात हो रही होती है तो ये जो मूवमेंट होगी इधर से इधर, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। जब वाटर की बात हो रही होगी, वैसे तो डिफ्यूजन बोलते हैं अगर किसी सेल में हो, लेकिन वाटर में हो तो ऑस्मोसिस। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी डिफ्यूजन हो रही है, वो कैसे पता चलेगा वाटर के अंदर, तो वो ऑस्मोसिस से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कंडीशन की और सॉल्यूशन की ऑस्मोसिस की अच्छे से। देखो अगर ना, इफ़ मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, एक सेल है उसके बाहर ना अगर वाटर ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेल में वाटर कम है और उसके बाहर ज़्यादा वाटर है, ठीक है। अब सेल में वाटर कम है तो वो क्या करेगा, सेल वाटर लेगा अपने अंदर, गेन करेगा वाटर, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। अब सेल के अंदर पहले तो वाटर कम था, बाहर ज़्यादा था, तो उस सॉल्यूशन को, उस पूरे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब पता है भाई कमी है तो बाहर से ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर अपने अंदर ले लेगा, तो शेप तो चेंज होगी ना, मूवमेंट तो होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। बाहर से वाटर सेल के अंदर आ रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, सूज जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूला फूला हो जाएगा, ठीक है।
इस केस में ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में कि बाहर वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो अपने अंदर वाटर ले लेगा और उसकी शेप कैसी हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है, और मूवमेंट तो हो ही रही है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, जिसमें क्या होता है कि जो बाहर है सेल के और सेल के अंदर है, जितना भी वाटर है ना वो सेम लेवल का है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, कम ज़्यादा नहीं है, दोनों में इक्वल है, बाहर भी सेल के और सेल के अंदर भी। तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी कुछ इसको गेन करने की या लूज करने की, नहीं, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और जो सेल की शेप है वो भी सेम रहेगी। किस सॉल्यूशन में होता है ये, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब आती है थर्ड केस की। थर्ड केस में किस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, हाइपरटोनिक। वो था हाइपोटोनिक, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या बात होती है भाई, जो सेल के बाहर है ना, अब लो वाटर है, सेल के बाहर ही वाटर की कमी है, लेकिन सेल के पास ज़्यादा है, तो क्या करेगा सेल, अपना वाटर क्या कर देगा, लूज। किस प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। अब जब सेल अपने अंदर से पानी लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, सुकड़ जाएगा, ठीक है। ये तीन केसेस होते हैं, एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आपको ये पता होनी चाहिए किस में मूवमेंट हो रही है, किस में सेल की शेप क्या होगी। अब जो पता है, जो वाटर प्लांट्स की रूट्स है, रूट्स के थ्रू ही वो वाटर लेता है ना सॉइल में से, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये भी किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का, ठीक है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या वाटर के लिए। किसी भी सेल में अगर गैस का एक्सचेंज करना है या वाटर का एक्सचेंज करना है, उसे हमें पता है डिफ्यूजन बोलते हैं, और अगर वाटर का ही हो रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सेल की लाइफ के लिए। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डिटेल पे देखो कैसी होती है। ये तो हमें पता ही है, ये मूवमेंट अलाउ करती है, तो ये फ्लेक्सिबल तो है ही। अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो तो एंट्री एग्जिट हो ही ना पाए, अगर फिक्स्ड ही रहे तो ये हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल। और एक किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब ये हम किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इतनी डिटेल में ये हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी डिटेलिंग प्रोटीन्स और लिपिड्स किससे दिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो दिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये हमें पता होनी चाहिए किससे मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड्स से। जब भी देखो हमने गैस की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू होती है। लेकिन जब अदर मटेरियल्स और भी दूसरे मटेरियल्स या फिर फूड, सेल को जब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से फूड अपने अंदर या अदर मटेरियल्स अपने अंदर एंट्री करवा लेते हैं। किस प्रोसेस को उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसकी हेल्प से अदर मटेरियल्स और फूड इनटू द सेल आ जाते हैं, ठीक है। बाहर निकालनी है वेस्ट चीज़ें तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, नाम से पता चल रहा है। एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे हमने हर सेल में बात की है ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उसकी बाउंड्री होती है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, उसके बाहर एक और बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। किस में होती है, प्लांट सेल में। जो सेल मेम्ब्रेन जो हर सेल में होती है ना बाउंड्री, उसके अलावा सेल वॉल होती है उसकी एक और बाउंड्री, ठीक है। अब ये इसका क्या काम है भाई, ये किससे मिलके बनती है, जो ये सेल वॉल होती है ना, ये हमें पता है इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ये बनती है सेल्यूलोज से। किससे, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और क्या प्रोवाइड करती है, जब डबल बाउंड्री हो जाएगी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी ना, तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि इसका स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा बना रहे, ठीक है। ये समझ आ गया सेल वॉल क्या होती है, क्या उसका काम होता है। अब समझते हैं, when a living plant cell loses water through osmosis, the cell contracts and shrinks away from the cell wall। ये हमने अभी पढ़ा था ऑस्मोसिस में कि जब वाटर उससे चला जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है। तो ये जो श्रिंक होने का प्रोसेस होता है ना, जब श्रिंक होगा, मान लो ये सेल वॉल है, ये तो ऐसी रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर तो मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन ये अंदर का जो सेल है, ये वाला पार्ट, ये सिकुड़ जाएगा। जब ये श्रिंक हो जाएगा ना, तो इस वाली सेल वॉल से तो दूर हो जाएगा ये अंदर वाला पार्ट, तो ये जो इसका सिकुड़ना होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जब ये सेल वॉल से दूर हो जाता है श्रिंक होके, कब, जब वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक चीज़ और जानने वाली है, जो ग्रीन कलर होता है लीफ में, ये तो आपको पता ही होगा, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर आता है लीफ के अंदर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। जो सेल के अंदर एक छोटी सी डॉट बताई थी ना मैंने कि इसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब उस न्यूक्लियस के अंदर देखो कितने फंक्शंस परफॉर्म करती है वो, और कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो। देखो,
जैसे हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, उसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, जैसे सेल की वॉल को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस की भी एक बाउंड्री होती है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डबल लेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर होती है इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिनका क्या काम होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हर किसी भी सेल के अंदर कोई चीज़ एंट्री करेगी, मटेरियल एंटर करेगा, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या जो भी है सेल मेम्ब्रेन, सेम ही चीज़ होती है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर में जब कोई चीज़ आएगी तो इसकी भी तो भाई एक मेम्ब्रेन है, इसकी भी बाउंड्री है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल आना है तो वो भी इसके पोर्स के थ्रू और इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। तो जो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो अलाउ करते हैं एंट्री एग्जिट ऑफ मटेरियल। और ये एंट्री एग्जिट होती कहाँ से है? साइटोप्लाज्म से। ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा लिक्विड फ्लूइड सा, यहीं से तो मटेरियल आएगा इसके अंदर, कहीं और से थोड़ी ना जाएगा बिल्कुल एक्सटर्नली, क्योंकि पहले तो सेल है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल एंटर होता है और यहाँ से एग्जिट होके भी साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं एक ये रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ये बने हुए, देखो इनका, देखो कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। ये कब दिखते हैं? जब भी ना सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रही होती है, तभी ये रॉड से शेप वाले स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे। और ये क्या करते हैं भाई, ये तो हमें पता है, ये दिखेंगे तभी जब डिवीजन हो रही होगी। ये उन क्रोमोसोम्स को वो करता है, इंक्लूड करता रखता है अपने अंदर, जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं किस चीज़ की, डीएनए की, इनहेरिटेंस की। डीएनए होता है इनमें, इनसे पता चलता है, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, जो अपने पेरेंट्स होते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, जो जीन्स आते हैं, वो इनके थ्रू आते हैं और इनके थ्रू किसी और उसमें सेल में ट्रांसफ़र होते हैं, सेल डिवीजन होती है तो, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? इट इज़ विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जब भी डीएनए को पेरेंट्स से लेके किसी बच्चे के अंदर जाना है, जब बर्थ होगा तो डीएनए ट्रांसफ़र होगा ना भाई बच्चे के अंदर, तो वो कब होगा? जब सेल डिवीजन होगी तभी तो होगा, और तभी ये वाले रॉड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी ज़रूरी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन्स इसके अंदर, डीएनए के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जो ये काम करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए के अंदर वर्क करती है, उन्हें बोलते हैं हम जीन्स। बोलते हैं ना, आपकी हाइट इतनी कम है या इतनी ज़्यादा है, किस पर डिपेंड करता है? आपकी जीन्स पे, आपके पेरेंट्स की जैसी थी हाइट या कलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो जीन्स जो होते हैं डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। अब बात करते हैं व्हेन अ सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग। अच्छा, ये तो बात होगी जब डिवाइड हो रहा है सेल। जब सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा होता तब डीएनए कहाँ पर होता है? तब डीएनए पार्ट होता है क्रोमैटिन मटेरियल का, ठीक है, इस मटेरियल का, इसका पार्ट बन के रहता है जब डिवीजन नहीं हो रही। और जब डिवीजन होती है तो यही मटेरियल बन जाता है क्रोमोसोम में, ठीक है। जब डिवीजन होगी तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में। अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैंने तुम्हें ये बताया, बहुत कोई भी सेल है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के काम भी बता दिए मैंने आपको क्या होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ढंग से डिफाइंड ही नहीं होता। जैसे ऐसे प्रॉपर दिख रहा होता है ना, ये न्यूक्लियस है भाई, वो डिफाइंड ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं डिफाइंड? क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो ही नहीं है। बाउंड्री होगी तभी तो कोई चीज़ डिफाइन होगी, लेकिन बाउंड्री नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ से डिफाइन होगा? तो क्या होता है भाई, जब ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड है। और फिर न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होता है? उसके अंदर सिर्फ क्या रहता है? फिर न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड, ठीक है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो है नहीं जो प्रॉपर उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? सिर्फ एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको क्या हम बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अच्छा, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें न्यूक्लियोइड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स। इसकी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एब्सेंट होती है और इनमें जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लोरोफिल है ना, क्या डिफरेंस होता है? एक क्लोरोफिल जो इसमें होती है, ये तो मैंने बताई है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये क्लोरोफिल की
बात हो रही है, मतलब प्लांट सेल की बात हो रही है। क्लोरोफिल किससे एसोसिएटेड होती है इसमें? मेम्ब्रेनियस वेसिकल, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना इसके अंदर, उससे एसोसिएटेड होती है हमारी क्या? क्लोरोफिल। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात आती है तो प्लास्टिड से एसोसिएटेड होती है क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें प्लास्टिड्स होते ही नहीं है, इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये तो पता ही है, मैंने आपको भी न्यूक्लियस में बताया था ना, जो बाहर वो फ्लूइड सा था, लिक्विड सा था, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस एक ऐसा वो है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। और इसीलिए ना इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, तो ये ना लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक जिससे पता चले कि इसके अंदर लाइफ है, वो भी ये शो नहीं करता। और कब पता चलता है कि भाई ये वायरस है? कब आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं? जब ये किसी बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि जब एंटर कर जाता है तभी तो अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा वो। पहले तो उसकी मेम्ब्रेन ही नहीं है जो उसको हेल्प कर पाए कुछ करने में। अब वो बॉडी के अंदर चला गया तो वो बॉडी की जो वो है डिफरेंट फंक्शंस है, या बॉडी से जो भी उसको बेनिफिट हो सकता है वो यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है एक बॉडी के अंदर, जिससे पता चलता है भाई इसकी बॉडी में वायरस आ चुका है। अब वो वायरस आ गया है तो ये बॉडी को पता है कैसे यूज़ करता है? सेल मशीनरी की तरह, कि भाई अब मुझे बॉडी मिल गई है, पहले तो मेरी खुद की बाउंड्री थी नहीं, अब मैं बॉडी में आ चुका हूँ, अब मैं खुद को मल्टीप्लाई करूँगा और पूरी बॉडी में फैलाऊँगा। ठीक है, वायरस ऐसे काम करता है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अब आते हैं एनिमल सेल पे। अब मैंने आपको बताया था एक सेल के अंदर जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये जो पार्ट, इन ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेटिक्यूलम्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स की। ये होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होते हैं ये? सेम तो इनका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, जो हम बाउंड्री पढ़ते आ रहे हैं ना उसी के जैसे ये होते हैं। ये देखो, ये बाउंड्री जैसे ही दिख रहे हैं ना ये देखो, ये एक तो ये रहा स्मूथ वाला, और रफ वाला का है ये रहा। ठीक है, अब और क्या होता है भाई इसके बारे में और क्या जानना जरूरी है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और ओब्लोंग बैग्स। किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारी ट्यूब्स मेम्ब्रेन से जो जुड़ी हुई हो, और ओब्लोंग बैग्स जिसमें स्टोरेज में काम आते हैं, इसलिए ओब्लोंग बैग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, उनसे मिलकर ये बने होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं तो उनके अलग अलग काम होते होंगे, वो अब हम जान लेते हैं। और ना पता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क क्या होता है? मतलब जिससे ना सरफेस प्रोवाइड करते हैं कोई भी एक्टिविटी सेल के अंदर हो पाए। अगर कोई सरफेस ही नहीं होगा जहाँ पे कुछ भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, तो सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ये ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे सरफेस प्रोवाइड होता है एक्टिविटीज़ के लिए। अब बात आती है जो इसके डिफरेंट टाइप्स है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमने पढ़ा, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसके डिफरेंस में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? लुक्स रफ। ये क्यों रफ दिखता है? बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इसलिए रफ दिखता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसके सरफेस पे ही अटैच होते हैं, दिख रहे होते हैं सरफेस पे, इसलिए रफ रफ सा दिखता है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। जितने भी एक्टिव सेल्स हैं उसके अंदर जिस जगह पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे प्रोटीन बन रहा होता है, उसे बोलते हैं राइबोसोम्स। सेंट टू, फिर जो ये प्रोटीन बन जाता है तो जिस ऑरिजिनल को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये प्रोटीन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। किसकी हेल्प से? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की हेल्प से। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ बन रहा है भाई प्रोटीन राइबोसोम की हेल्प से। यहाँ पे बनते हैं फैट्स और लिपिड्स स्मूथ वाले में। इसके अंदर फिर क्या होता है? अब जो ये फैट्स और लिपिड्स है ना, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करते हैं। कुछ तो होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो सेल की बाउंड्री है उसको बांधे रखने में मदद करते हैं, प्रॉपर बांधे रखने में, बाइंड करके रखते हैं उसको। ठीक है, और ये बाइंड करके रखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। और दूसरा और क्या काम करते हैं? कुछ ऐसा काम करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन का काम करते हैं। जैसे कि इन लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है जिसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनके लिवर सेल्स में ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पोजीशन एंड ड्रग्स। वो जो भी ड्रग्स और जो भी उसके अंदर जहर होता है ना, उसको हटाने में, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, लीवर को साफ करने में हेल्प करता है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये सेल जिस टाइप का सेल है उस सेल के हिसाब से अलग अलग दिखने में भी होते हैं, लेकिन हर बारी ये एक स्ट्रक्चर नेटवर्क
सिस्टम फॉर्म करते होते हैं। चाहे किसी भी टाइप का सेल हो, नेटवर्क सिस्टम तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, बस दिखने में सेल के ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे होंगे। ठीक है, अब बात आती है, अब भाई हमने सेल ऑरिजिनल में से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो बात कर ली, अब बात आती है गोल्जी अपैरेटस। ये रहा देखो ये वाला। अब इस पार्ट की बात करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये किसने डिस्क्राइब किया? कैमिलियो गोल्जी ने। इस बंदे ने ये बताया कि एक गोल्जी अपैरेटस नाम की चीज़ होती है। क्या होती है भाई, क्या काम होता है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड विस्कल्स, जो मेम्ब्रेन होती है ना बाउंड्री, उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है, विस्कल्स होते हैं जो बैग्स से होते हैं जिसमें स्टोरेज होता है, उसे बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। और जो ये पैरेलली होते हैं ना, ये देखो पैरेलली है, ये यहाँ पे ये देखो, एक इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये जो स्टैक सा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस में। अब ये क्या काम करते हैं भैया? मैंने बताया ना, ये बैग से होते हैं, वेसिकल्स जो बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं किसके? मेम्ब्रेन के। ये स्टोर करते हैं, एक तो मॉडिफाई करते हैं और पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की इन वेसिकल्स। अपने बैग के अंदर अच्छे से स्टोर करके, मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई करके पैकिंग सी करके रख लेते हैं ताकि वो डिफरेंट पार्ट में भेज पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए। देख लो बिजनेस सा चल रहा है बॉडी के सेल के अंदर। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स शुगर, कभी कभी जो शुगर होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है डाइजेस्ट करने में, कंज्यूम करने में, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, जब भी तो वो इजीली एक सेल कंज्यूम कर पाएगा या जो भी है ट्रांसफ़र कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस में ये होता है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, और गोल्जी अपैरेटस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है, ये लाइजोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। अब लाइजोसोम्स क्या होता है? ये अलग ऑर्गेनेल्स है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते कहाँ हैं भाई लाइजोसोम। ये रहा देखो, ये रहा, ये लाइजोसोम बनाने में भी गोल्जी अपैरेटस हेल्प करता है। लाइजोसोम्स को ना हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग, ये भी आपको भी पता चल जाएगा। मेम्ब्रेन ये होते क्या, पहले ये जान लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय आर्या। इसके अंदर किसी चीज़ से बने हुए होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किससे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, सारे देख लो इंटर रिलेटेड है अपने अपने काम में, अकेले तो कोई फंक्शन कर ही नहीं सकता, डिपेंडेंसी तो है ही। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से बना होता है, तो जो भी वेस्ट होता है ना सेल के अंदर, उसको ख़त्म करने में, उसको डिस्पोज ऑफ करने में लाइसोसोम हेल्प करता है। क्लीनिंग भी बनी रहती है, जो भी बाहर के फॉरेन मटेरियल जिसके अंदर आ जाता है या कोई चीज़ डैमेज हो जाती है जिसका कोई काम नहीं है, उसको वेस्ट को डिस्पोज करना, उसमें ये काम करता है। एक एग्जांपल देती हूँ क्यों इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, इसका आंसर है ये प्रॉपर। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल में ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई, ढंग से वो काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत सारी रीजंस हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेल ना डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? वो ना फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे खुद। और फिर बर्स्ट होने से क्यों भाई कोई फ़ायदा होगा? तभी तो बर्स्ट हो रहे हैं। क्या होगा फिर? जो इसके इंजाइम्स है ना, मैंने बताया था ना इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खुद फूट के खुद ही के सेल को, जो भी इसका सेल होता है उसको खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। देखो कितना अच्छा काम करा, अपनी आत्महत्या कर ली और अपने सेल को डाइजेस्ट कर लिया जब लग रहा है कि वो ढंग से मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पा रहा। समझ आ गया? अब बात आती है दूसरे ऑर्गेनल की, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? ये रहा देखो, ऐसा दिखता है। इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें ना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, किसी और पे इन कामों के लिए उसको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ये खुद का प्रोटीन बना लेता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है और एक इनर मेम्ब्रेन जो कि बहुत फोल्ड्स में होती है। और ये जो फोल्ड्स होती है ना, ये क्या करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है, जो कि एटीपी जो होता है ना, एटीपी मैं बताती हूँ एटीपी क्या होता है, उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एटीपी उस हिसाब से ईजिली और ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होगा। एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जब भी सेल को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी से गेन कर लेता है। तो एटीपी कब बनेगा भाई? जब ये फोल्ड सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करेगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे सेल के अंदर और एटीपी जनरेट होगा। ठीक है, ताकि इसको सेल को एनर्जी मिले, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब आते हैं प्लास्टिड्स पे, जो कि दूसरा ऑर्गेनल है एक सेल का ही।
कहाँ है भाई प्लास्टिड, कहाँ है? इसमें शो नहीं हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेते हैं प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड होता है सिर्फ प्लांट में ही होता है ये। इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो कलर वाले होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट या तो कलर होगा ही नहीं या फिर वाइट कलर होगा। ये इसका डिफरेंस है इनमें। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में अब डिफरेंस जान लेते हैं। ये हमें पता है भाई, ये प्लांट सेल में ही होते हैं। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड वाला, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरी बात, क्लोरोफिल के अलावा ये येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी रखता है, येलो और ऑरेंज कलर भी इसमें होता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर ना बहुत सारी अलग अलग मेम्ब्रेन की लेयर होती है, बहुत सारी वॉल्स सी बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जो कि दिखने में बाहर की स्ट्रक्चर जो इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखता है। अब बात आती है ल्यूकोप्लास्ट की, पता है वाइट कलर का है। ये प्राइमरी ऑर्गेनल होता है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड। इसके अंदर क्या स्टोर होता है? जो भी ऑयल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टार्च होता है, वो भी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। दोनों के काम समझ में आ गए प्लास्टिड्स के? चलो ठीक है। अब आते हैं भाई वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनेल है सेल का, ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है, पार्ट है। ये क्या काम करता है भैया? ये स्टोर करता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जितने भी सेल के अंदर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। एनिमल सेल के अंदर तो वैक्यूल्स होते हैं छोटे, प्लांट सेल के अंदर होते हैं ये लार्ज। प्लांट सेल के अंदर लार्ज होते हैं, तो क्या क्या इसकी प्लांट सेल के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है ये जानते हैं। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, वही जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ना मेन वाला प्लांट सेल के अंदर, वो कम से कम 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम होती है उसकी। मतलब जितना बड़ा सेल है ना, उसका 50 से 90% तो यही ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही बना रहे, वैक्यूल्स उसमें हेल्प करते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज लाइक अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस एसिड, प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। बहुत सारी ये वाले जो मैंने आपको सब्सटेंसेज बताए हैं इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं प्लांट सेल की। जब हम बात करें तो जब तो इतना बड़ा होता है ये प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल्स में छोटा होता है। समझ आ गए डिफरेंट ऑर्गेनल्स। अब बात करते हैं, एक कंक्लूजन सा ले लेते हैं। ईच सेल अक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, ये तो हमें पता ही है। देखो हर सेल किस पे डिपेंड करता है, क्या उसका काम है, उसी हिसाब से उसकी शेप होगी और कैसे उसके अंदर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि एक सेल दिखने में कैसा होगा। जैसे सिंगल सेल वाला अमीबा होता है, देखते हो ना, उसकी शेप चेंज होती रहती है। मल्टी सेल्यूलर अलग होता है, प्लांट सेल अलग दिखता है, एनिमल सेल अलग दिखता है। तो इनकी स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन पे जो ये डिपेंडेंट होता है। इसीलिए सेल को क्या ज़रूरत होती है? एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हो भाई, एक ही पता होगी ये चीज़ें तो होगी। बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो होगा, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। फिर चाहे इसकी शेप कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। विच हेल्प्स द सेल इन परफॉर्मिंग फंक्शन। अगर बेसिक स्ट्रक्चर होगा तभी तो फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा ना, जो कि बेसिक होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रही है, न्यूट्रिशन ले रहा है एक सेल, वेस्ट क्लीन कर रहा है और नए नए प्रोटीन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा तभी ये चीज़ें परफॉर्म हो पाएगी। इसीलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। अब बात आती है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन होती है दो टाइप की, मिटियोसिस और मियोसिस। अब ये अलग अलग काम जो हैं ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। और ये सेल डिवीजन कब बंद होती है भाई? जब भी न्यू सेल्स बनने होते हैं, जैसे कि ओल्ड वाले ख़राब हो गए, रिप्लेस करने हैं, तो न्यू सेल बनेंगे। वो कैसे होंगे? पहले सेल डिवीजन होगी, ठीक है, कहीं और से तो कुछ क्रिएट नहीं होगा, खुद ही इनको बनाना पड़ेगा। एक तो प्रोसेस आता है मिटियोसिस, ये होता है ग्रोथ के लिए, जब सेल की ग्रोथ करनी हो, रिप्लेस करना ओल्ड सेल्स को। जो पेरेंट सेल होता है वो डीएनए को रेप्लिकेट करता है और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे देखो स्प्लिट होता है ये। लेकिन जब बात आती है मियोसिस की, ये होता है जब रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होनी हो, ठीक है, स्पेसिफिक सेल्स में ही होता है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, या तो एनिमल में या प्लांट में, दोनों में हो सकता है। ये क्या करते हैं ना, गैमेट्स से बनाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। देखो ये कैसे होता है, पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिका हुआ, दो डॉटर सेल बनी। मिटियोसिस जो होता है वो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मियोसिस इसका फर्दर क्या होता है, ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये भी अपने अपने डॉटर सेल्स बना लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में होता है। समझ आ गई? और क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो डॉटर सेल्स होती है ना मिटियोसिस में, इसमें सेम क्रोमोसोम होते हैं इस पेरेंट सेल के जैसे। जितने इसमें क्रोमोसोम है देखो इतने ही उसमें 4 है, इसमें भी
4 है। लेकिन जब बात आती है मियोसिस में, इसमें पेरेंट सेल में देखो कितने 1 2 3 4, इसके डॉटर सेल में देखो किसी में 2 है, किसी में 2 है, अलग अलग हो गए ना। पेरेंट सेल में अलग है और इसमें अलग है, हाफ है, देखो इसमें 4 है तो इसमें 2 है। तो क्या डिफरेंस है, जब भी मीटियोसिस प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम सेम होंगे मदर सेल से, और इसमें हाफ होंगे एज कम्पेयर टू मदर सेल। जितने मदर सेल में है डॉटर सेल में उसके आधे होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। अब बात आती है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये आप अच्छे से रट लो, पेपर में आता ही आता है, डायग्राम भी और इसके डिफरेंस भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स है, अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिए इजी फॉर्म में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।